again with a new chapter of genetics, that is mutation. म्यूटेशन क्या होता है? तो जनरली हमें पता है कि जो डीएनए है वो हमारी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करता है, हमारे हेरिडिटरी मटेरियल को कन्वे करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और ये जो उसके लिए डीएनए में रेप्लिकेशन होता है ये बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट होता है, लेकिन कभी अगर किसी कारण से उसमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है रेप्लिकेशन के टाइम या उसकी स्ट्रक्चर में या उनकी नंबर में, तो उसके कारण सडन इनहेरिटेबल चेंजेस अपीयर होते हैं। और ये चेंजेस अगर हेरिडिटरीली आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं देन इट इज़ नोन एज म्यूटेशन। तो सडन इनहेरिटेबल चेंजेस विच अकर इन द लिविंग सेल ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एज वेल एज डीएनए। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है क्रोमोसोम में या जीन में देन इट रिजल्ट्स इन म्यूटेशन। जनरली तो म्यूटेशन होते रहते हैं और उनके जो इफ़ेक्ट है अगर वो अपीयर होते हैं तो ही वो नोटिसेबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं, वो बहुत माइन्यूट होते हैं, रिसेसिव होते हैं, तो उनके कारण से जो चेंजेस होते हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं और हम उन म्यूटेशन को नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन हमें नोटिस में वो ही म्यूटेशंस आते हैं जिनसे फिनोटाइपिक चेंजेस विजिबल होते हैं। तो म्यूटेशन की अगर हम हिस्ट्री देखना चाहें तो इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज ने एक प्लांट इवनिंग प्राइमरोज था, उस पर 1901 में ऑब्जर्व किया कि अचानक से उस प्लांट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उससे नई वैरायटीज़ डेवलप हो रही है। और लगभग उन्होंने 7 न्यू वैरायटीज़ को ऑब्जर्व किया जो कि हेरिडिटेबल थे। जो चेंजेस आ रहे थे उन वैरायटी में वो हेरिडिटेबल थे। तो तब उन्होंने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट अपने सामने रखा। ये जो म्यूटेशन होता है ये 2 तरह से हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। किस जगह पर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जीन म्यूटेशन एंड द सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जीन म्यूटेशन क्या होता है। तो जीन म्यूटेशन क्या है? एक्चुअली जब मियोसिस हो रहा है तो उस समय डीएनए का हमें पता है कि रेप्लिकेशन होता है एंड सेम टू सेम कॉपीज प्रोड्यूस होती है बिना किसी भी एरर के। लेकिन अगर उनके कॉपिंग के टाइम जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, रेप्लिकेशन में हमें पता है कि नाइट्रोजिनस बेस जो है वो रेप्लिकेट होते हैं, तो इन नाइट्रोजिनस बेस के कॉपिंग के टाइम अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है देन इट इज़ नोन एज जीन म्यूटेशन। तो हम उसे कहेंगे जीन म्यूटेशन। और ये जो चेंज होता है ये किसी भी जीन का कंपोजिशन चेंज कर देता है। अच्छा, पर्टिकुलर पूरे क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर पार्ट जो होता है वो जीन है और ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पर होता है, इसलिए इस म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं। या इसमें नाइट्रोजिनस बेस जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन से या पिरिमिडीन प्यूरिन से सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, इसलिए इसे हम सब्सटीट्यूट बेस पेयरिंग भी कह सकते हैं, बेस पेयरिंग म्यूटेशन। क्योंकि जीन में क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस होंगे और वो नाइट्रोजिनस बेस जो है दे आर रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन पिरिमिडीन, देन इट विल रिजल्ट इन फिनोटाइपिक चेंजेस। तो उसके कारण से ये जो म्यूटेशन हो रहा है तो पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रहा है, इसलिए वी कॉल इट पॉइंट म्यूटेशन। और उसमें नाइट्रोजिनस बेस सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, इसलिए ये कहलाता है सब्सटीट्यूशनल बेस पेयरिंग म्यूटेशन। नाउ ये जो जीन म्यूटेशन है इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस ट्रांजिशन और दूसरा केस ट्रांसवर्जन। ये 2 केसेस में 2 तरह से हो सकता है जीन म्यूटेशन, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन में क्या होता है, इसमें एक पिरिमिडीन दूसरे पिरिमिडीन से रिप्लेस हो जाता है। वन पिरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पिरिमिडीन। हमें पता है नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। तो उस केस में अगर एक पिरिमिडीन की जगह दूसरा पिरिमिडीन आ जाता है या एक प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आ जाता है तो हम उसे कहेंगे
कहेंगे ट्रांजिशन म्यूटेशन। दूसरा आता है ट्रांसवर्जन। तो ट्रांसवर्जन के केस में वन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर pyrimidine, या वन pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्यूरिन, तब हम इसे कहेंगे ट्रांसवर्जन। जीन म्यूटेशन के दो टाइप हमने देखे, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, किससे रिप्लेस होता है उसके बिहाफ पे। थर्ड कैटेगरी जो आती है इसकी, दैट इज फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम जो होती है वो ऐसे के ऐसे शिफ्ट हो जाती है। फ्रेम से मतलब हमारा यहाँ पे जेनेटिक कोड से है। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करती हैं। तीन के नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो कोड कहलाते हैं। तो अगर किसी कारण से एक कोड चल रहा है और उसके बीच में कोई नया कोड आ जाता है, तो नया कोड आने के कारण ये पूरी जो फ्रेम है वो आगे की साइड में शिफ्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं CAT, CAC, ATC। अब इसके बीच में एक नया कोड आ जाता है ATC। तो ATC के इंसर्ट होने के कारण ये इतना पार्ट जो है ये इसके आगे की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है और अब एक नया अमीनो एसिड बीच में बन जाएगा। तो इट इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देन मिससेंस। मिससेंस का मतलब होता है कि गलत रीड कर लेना या गलत जो कोड है ये बन जाना। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि GA सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा था कि GAG कोड जो होता है उसकी जगह GUG कोड अगर आ जाता है, एडेनिन की जगह अगर यूरेसिल आ जाता है, तो उस केस में ग्लूटामिक एसिड की जगह एक नई अमीनो एसिड बन जाती है वेलिन। और उसके कारण से जो सिकल जो सेल होती है उनका शेप राउंड की जगह जो है वो सिकल लाइक हो जाता है, जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो मिससेंस का मतलब हुआ कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस द चेंज इन हेरिडिटरी कोड रिजल्ट्स इन एडिशन ऑफ अनदर अमीनो एसिड। तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड की जगह नई अमीनो एसिड बन गई एंड दैट इज GAG की जगह GUG बन गया, देन इट इज नोन एज मिससेंस। और इसी के कारण से ही बहुत चेंजेस आ जाते हैं और डिजीज जैसे सिकल सेल एनीमिया भी डेवलप हो जाती है। देन नेक्स्ट इज नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब कुछ कोड ऐसे होते हैं जो अगर हमारे इस कोडोन के बीच में आ जाते हैं तो फिर आगे उसमें किसी भी तरह का सिंथेसिस नहीं हो जाता और हेरिडिटरी कोड जो है वो वहीं पर ही रुक जाता है। एक तरह से इन्हें हम स्टॉप कोडोन कहते हैं और उसके आगे कोई भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये एक तरह से फुल स्टॉप का काम करते हैं। जैसे UAA, अब एक सीक्वेंस चल रहा है हमारा GAA, किसी कारण से अगर बीच में यहाँ पर U आ जाता है तो हमारा ये बन जाएगा UAA। और UAA क्या है, हमारा फुल स्टॉप है, स्टॉप कोडोन है। तो उसके आगे किसी भी तरह का कोडोन नहीं होगा और कोई प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। तो जो हमारी चेन बन रही थी प्रोटीन के लिए वो बीच में ही रुक जाती है। तो ये भी म्यूटेशन का ही एक फैक्टर है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन होते हैं। ट्रांजिशन, जिसमें प्यूरिन pyrimidine या pyrimidine प्यूरिन से रिप्लेस हो जाता है। फिर दूसरा केस हमने देखा ट्रांसवर्जन, जिसमें प्यूरिन जो होता है वो यहाँ पर प्यूरिन जो है वो प्यूरिन से रिप्लेस होता है और pyrimidine से रिप्लेस होता है ट्रांजिशन में। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय pyrimidine और वाइस वर्सा। देन फ्रेम शिफ्ट, जिसमें पूरी फ्रेम आगे शिफ्ट हो जाती है, एडिशन हो जाता है किसी नए कोड का। देन मिससेंस, जिसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। देन नॉनसेंस, जिसमें कोई भी स्टॉप कोडोन आते हैं। तो जीन म्यूटेशन जो होते हैं उसके कारण पॉइंट म्यूटेशन भी कहलाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस का चेंज हो रहा है। जीन म्यूटेशन जो होते हैं ये कम्प्लीटली इनडेफिनेट होते हैं। इनडेफिनेट मतलब ये कितनी भी बार हो सकते हैं। एक बार जीन म्यूटेशन होने के बाद वो वापस रिपीट भी हो सकता है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी आ सकता है। इट कैन कम बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जिस फॉर्म में ये था म्यूटेशन के बाद वापस उसी में भी रिपीट हो सकता है। देन दे आर अनप्रेडिक्टेबल, हम इनके बारे में किसी भी तरह की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। दे कैन टेक प्लेस विदाउट एनी prediction. They can again mutate in its original form.
ऑलमोस्ट ऑल द प्रेजेंट जीन्स विच आर फाउंड इन द लिविंग बीइंग्स आर द म्यूटेंट जीन ऑफ देयर ओरिजिनल फॉर्म। ऐसा माना जाता है कि जितने भी ओरिजिनल फॉर्म थे जीन्स के वो सारे म्यूटेंट हो चुके हैं, लेकिन म्यूटेशन जो होता है ज़्यादातर रिप्रेसिव होता है, इसलिए वो जो चेंजेस होते हैं वो नोटिसेबल नहीं होते हैं। कुछ म्यूटेंट फॉर्म जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं और अपना जो एक्सप्रेशन है वो फिनोटिपिकली रिजेंबल करते हैं, शो करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो उनका जो इफ़ेक्ट होता है वो सप्रेस हो जाता है और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं बिकॉज दे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द सेल स्ट्रक्चर। सेल की जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है तो वो उसमें ऑल्ट्रेशन कर देते हैं, ऑल्टर द सेल स्ट्रक्चर, या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे केस में जो म्यूटेशन है वो लीथल बन जाती है और उसके कारण जो सेल है वो जल्दी ही डिस्ट्रॉयड हो जाती है। नाउ वी विल सी व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द म्यूटेशन। की म्यूटेशन जो होता है अगर हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, तो कौन से फैक्टर्स जो है वो इसको अफेक्ट करेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले मुलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1927 में, मुलर जो थे एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1927 में उन्होंने ड्रोसोफिला जो फ्लाई होती है उस पर एक्सरे से स्टडी करी और कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करे। अच्छा, उसके कारण से उसके जीन में चेंजेस आए। तो जो फैक्टर म्यूटेशन को प्रमोट करता है उसे हम कहते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस मतलब द फैक्टर्स विच आर इंड्यूसिंग म्यूटेशन। म्यूटाजेंस को हम एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं जैसे कि यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस से बार बार में एक्सपोज करने पर भी जीन की जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑल्ट्रेशन आ सकता है, या अल्फा बीटा रेस विच आर एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जो भी रेडियो एक्टिव टेस्ट हम लोग करते हैं तो वो बहुत हार्मफुल होते हैं। वो हार्मफुल क्यों होते हैं? सिर्फ इसीलिए कि उनसे निकलने वाली जो रेज होती है वो हमारे हेरिडिटरी मटेरियल को चेंज करके और म्यूटेशन को प्रमोट करती है। देन कुछ केमिकल्स है जैसे कि मस्टर्ड गैस ग्रुप, तो ये भी म्यूटेशन को इंड्यूस करने वाले फैक्टर की कैटेगरी में ही आते हैं। मस्टर्ड गैस ग्रुप कॉम्पोनेंट्स होते हैं केमिकल्स। देन टेम्परेचर बढ़ने के साथ में भी म्यूटेशन जो होता है वो इंड्यूस होता है। नाउ वी विल सी अबाउट द क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अभी जो हमने देखा था वो था जीन म्यूटेशन। अब क्रोमोसोम में म्यूटेशन कैसे हो सकता है? तो अगर क्रोमोसोम की नंबर या स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है देन इट इज नोन एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अभी जो हमने देखे थे वो सारे चेंजेस आ रहे थे जीन में, जीन की स्ट्रक्चर में, तो उन्हें हम कह रहे थे जीन म्यूटेशन। नाउ अगर क्रोमोसोम का सेट चेंज हो जाता है, उसकी नंबर चेंज हो जाती है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें जो प्रेजेंट जीन्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे म्यूटेशन विच आर डेवलप ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर नोन एज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसे भी हम हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले आ जाएगा चेंज इन नंबर और दूसरा आ जाएगा चेंज इन स्ट्रक्चर। अगर नंबर को देखते हैं तो नंबर के केस में भी हमारे पास दो सिचुएशन आती है। एक तो पूरा का पूरा सेट चेंज हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि उसकी केवल कुछ नंबर ही इंक्रीज हो, या इट इज प्रेसीडेड बाय +1 और +2 और +3। इस तरह से केवल क्रोमोसोम का कुछ नंबर ही चेंज होता है। तो इस बिहाफ पे हम जो नंबर चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम में उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस यूप्लॉइडी और दूसरा केस एन्यूप्लॉइडी। अब देखते हैं व्हाट इज यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है? द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस। पूरा का पूरा सेट, अगर 18 क्रोमोसोम है तो वो चेंज होकर के 36 हो जाएंगे, यानी कि पूरा सेट एज इट इज चेंज हो गया, तो उसे हम कहेंगे यूप्लॉइडी।
जो ओरिजिनल सेट होता है क्रोमोसोम का, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज मोनोप्लॉइडी, उसे हम कहते हैं मोनोप्लॉइडी। अब किसी ऑर्गेनिज्म में अगर उसके क्रोमोसोम्स का सेट बढ़ जाता है तो वो बन जाता है यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी के अंदर भी हम स्टडी करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी, और दूसरा केस जो हमारे पास आता है दैट इज एलोपॉलीप्लॉइडी, एलोपॉलीप्लॉइडी। अब हम देखते हैं व्हाट इज ऑटोपॉलीप्लॉइडी। ऑटोपॉलीप्लॉइडी का मतलब जो ऐसी पॉलीप्लॉइडी इन विच द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स लाइक द इनिशियल सेट इज फाउंड इज नोन एज ऑटोपॉलीप्लॉइडी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉल्चिसिन एक केमिकल है, कॉल्चिसिन जो है वो एक ऐसी केमिकल है जिसके कारण से विच इज यूज्ड टू इंड्यूस दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन, और इसको हम एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये जो केमिकल है ये क्या करेगी, स्पाइंडल को ब्रेक करने से बचाती है, स्पाइंडल को इनएक्टिव बना देती है। तो उसके कारण से जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पर नहीं पहुंच पाते। हमें पता है कि जब सेल डिवीजन होता है और एनाफेज स्टेज आती है तो उसके अंदर यहाँ पर स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं उनमें फोर्स लगता है और ये अपोजिट पोल की तरफ मूव होते हैं। इधर वाला पार्ट ऊपर और इधर वाला पार्ट नीचे की तरफ मूव होता है। अब यहाँ पर ये जो केमिकल है ये क्या करती है, इन स्पाइंडल्स को इनएक्टिव बना देती है। इनएक्टिव बनाने के कारण से ये स्पाइंडल फाइबर आपस में ब्रेक नहीं हो पाते। तो जो इनिशियल सेट था वो रेप्लिकेशन होकर के डबल हो जाता है और सेम टू सेम प्रोड्यूस होता है। तो इट इज नोन एज ऑटोपॉलीप्लॉइडी। एक बार फिर से समझते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, अपने आप से नंबर बढ़ जाना। पॉलीप्लॉइडी मतलब पूरा सेट बढ़ रहा है, और ऑटो मतलब खुद से। खुद से कैसे बढ़ेगा, एक सेल से दूसरी सेल बनने के लिए सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में स्पाइंडल फॉर्मेशन होता है, और उस स्पाइंडल फॉर्मेशन में जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ, जैसे यहाँ पर ये क्रोमोसोम है तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये इस स्पाइंडल से अटैच होंगे और इसके क्रोमेटिड वाला पार्ट ये इस वाले स्पाइंडल से अटैच होगा। फिर यहाँ पर एनाफेज स्टेज में ये पार्ट नीचे और ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन जब ऑटोपॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन होता है तो ये जो इनका मूवमेंट होता है ये इनहिबिट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ये जो स्पाइंडल फाइबर है ये ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये अपोजिट पोल पर नहीं पहुंच पाने के कारण क्रोमोसोम नंबर तो डबल हो गए, बट वो अपोजिट पोल पर पहुंचकर दो सेल बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुए। तो रिजल्ट क्या हुआ कि उस सेल में क्रोमोसोम के नंबर डबल रह गए। तो इसे हम कहेंगे ऑटोपॉलीप्लॉइडी। नाउ द सेकेंड केस इज एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी जो होती है इसे हम हाइब्रिडाइजेशन से इंड्यूस करते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे रेफेनोब्रेसिका। दो प्लांट से मिलकर के बनता है रेफेनस सेटाइवस और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। रेफेनस सेटाइवस जो कि रेडिश होती है, तो इसके अंदर भी डिप्लॉयड कंडीशन में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी नंबर होती है 18। इसी तरह से ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है उसके अंदर भी क्रोमोसोम की नंबर होती है 18। अब इन दोनों को अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो जो हमें प्लांट मिलेगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, रेफेनस सेटाइवस का भी और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो इन दोनों के क्रोमोसोम उसके अंदर आ जाएंगे, जिसके कारण जो नया प्लांट बनेगा उसमें क्रोमोसोम के नंबर होंगे 36। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का सेट पूरा चेंज हो गया और ये जो बना प्लांट ये स्टेराइल होता है और इसे बोला जाता है एलोपॉलीप्लॉइडी। तो ओवरऑल इसमें क्या हुआ, इन दिस मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर हाइब्रिडाइज्ड and then by crossing them we get another variety which is completely sterile but consisting the chromosomes of combination of both the initial parent.
इट इज नोन एज एलो पॉलीप्लॉइडी। यहाँ पर उसी प्लांट के ही क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं, यहाँ पर दो प्लांट को लेकर हम उनके क्रोमोसोम के नंबर को इंक्रीज करता हुआ देख रहे हैं। तो इस तरह से ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी होती है। नाउ द सेकेंड केस जो हमें देखना है दैट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइड, यहाँ पर तो पूरा सेट चेंज हो रहा था, लेकिन एन्यूप्लॉइडी में केवल क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज होते हैं कुछ 1 2 3 4 से, बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा सेट चेंज नहीं होता है। तो ये कब होता है? जब क्रोमोसोमल सेपरेशन हो रहा होता है सेल डिवीजन के टाइम, तो उनमें क्रोमोसोम्स का नॉन डिस्जंक्शन हो जाता है और उसके कारण से क्रोमोसोम के नंबर जो है वो कम भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी एंड देन हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है दे आर डिक्रीजिंग। हाइपो का मतलब होता है कम। तो इफ देयर इज वन और मोर क्रोमोसोम शॉर्ट और लेस, यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, जैसा कि हमने टर्नर सिंड्रोम में देखा था। टर्नर सिंड्रोम में हमने क्या देखा था कि 44 प्लस XO वाली सिचुएशन आ गई थी, X0 वाली सिचुएशन आ गई थी। तो दैट इज इन केस ऑफ हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी का मतलब क्या होगा? जैसा हमने डाउन सिंड्रोम में देखा था कि क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। जैसा कि डाउन सिंड्रोम में हमने देखा था कि क्रोमोसोम की नंबर जो है वो 46 की जगह 47 हो जाती है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लॉइडी। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम बढ़ते हैं या ऐड होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें जो सिम्टम्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो रहे हैं तो हम उसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में अगर क्रोमोसोम के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं तो हम उसे कहेंगे हाइपोप्लॉइडी, बिकॉज हाइपो का मतलब होता है कम होना और हाइपरप्लॉइडी मतलब जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो बढ़ जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जो हमने और स्टडी किया था दैट वाज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में हमने क्या देखा था कि क्रोमोसोम के नंबर जो है वो 46 तो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 47, 48 या 49 तक हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लॉइडी। सी व्हाट आर द changes which occur due to the structural changes in chromosome। अभी हमने देखे थे कि नंबर में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण म्यूटेशन होता है। नाउ वी विल सी कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं तो कैसे म्यूटेशन होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिलीशन। डिलीशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि क्रोमोसोम का जो कोई पार्ट है वो डिलीट हो जाता है। तो जैसे ये कोई क्रोमोसोम है जिसमें ABCDEF 3 ये 6 सेगमेंट्स है। अब इसमें से अगर ये पार्ट डिलीट हो जाता है, ये पार्ट हट जाता है, तो यहाँ पर जो जीन्स होंगे उनका इफेक्ट विजिबल नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा AC and DEF। इस पोर्शन में B वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है, तो ये वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे और उसके कारण जो म्यूटेशन होगा दैट विल बी स्ट्रक्चरल चेंज ड्यू टू डिलीशन। सेकेंड होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम का कोई पार्ट ब्रेक हो जाता है और वो ब्रोकन पार्ट वापस उसी क्रोमोसोम पर जुड़ सकता है या दूसरे क्रोमोसोम पर अटैच हो सकता है, जो कि नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है और ये क्रोमोसोम नंबर सेकेंड है। अब ये फर्स्ट वाला जो है इसके पार्ट है ABCDEF। यहाँ पर ये पार्ट यहाँ से ब्रेक हो जाता है और इस सेकेंड क्रोमोसोम का JKL पार्ट जो होता है ये पार्ट आकर इस ABC पर जुड़ जाता है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आती है दैट इज ABCJKL। इसी तरह से GH वाला पार्ट जो है ये इसके साथ में कनेक्ट होकर के बनाएगा DE और F। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसलोकेशन जो होता है इसके अंदर ब्रोकन पोर्शन फ्रॉम वन एंड ऑफ क्रोमोसोम अटैच टू द अदर एंड ऑफ द सेम क्रोमोसोम और
अदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। उसी क्रोमोसोम पर भी ये क्रोमोसोम अटैच हो सकता है या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी अटैच हो सकता है। और किस पर अटैच होता है उसके बिहाफ पे हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब ब्रोकन क्रोमोसोम जो होता है या ब्रोकन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है दैट अटैच टू द अनदर क्रोमोसोम बट देयर इज नो एक्सचेंज इन बोथ द डायरेक्शन। उसमें किसी भी तरह का एक्सचेंज नहीं होता है, वो ऐसे की ऐसे ही अटैच हो जाता है। अगर ये पार्ट ऐसे टूटा है तो ये ऐसे की ऐसे ही अटैच हो जाएगा, इसमें रिवर्स कंडीशन नहीं आएगी। लेकिन बाइलेटरल कंडीशन जो होती है उसके अंदर जो डिटैच्ड पार्ट होता है, अगर ये DEF ब्रोक हुआ और ये वापस से कंबाइंड होगा तो ये FED के फॉर्म में अटैच होगा। उसमें जो जीन्स हैं उनकी जो ब्रोकन पार्ट है वो रिवर्स होकर के और फिर उसके बाद में अटैच होता है, जिससे एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरह का जो इफ द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पोर्शन इज इन बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पर ये क्रोमोसोम का जो एक्सचेंज पार्ट है ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर आकर अटैच हो रहा है और दो क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसे कहेंगे बाइलेटरल। जब ये डिटैच होकर के अटैच होगा, यहाँ से टूटता है और फिर आकर के इस पर जुड़ता है, तो ये ऐसे के ऐसे भी जुड़ सकता है और इसकी स्ट्रक्चर में चेंज भी हो सकता है। तो दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। देन द थर्ड केस इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम पोर्शन पहले डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, रिवर्स हो जाता है और फिर आकर वापस क्रोमोसोम पर जुड़ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रोमोसोमल पोर्शन गेट ब्रेक डाउन, देन दिस डैमेज्ड जो ब्रोकन पार्ट होता है इट रोटेट्स एट 180 डिग्री, उसमें ये 180 डिग्री पर रोटेशन हो जाता है और उसके बाद ये वापस से आकर के जुड़ जाता है। जैसे AB वाला जो पार्ट है वो B के साथ में जुड़ करके और इधर वाला जो पार्ट है C, B एंड F इस तरह से जुड़ जाएगा। ये वाला पार्ट इधर से जुड़ जाता है और ये वाला पार्ट इधर से जुड़ जाता है। कहने का मतलब इसमें कोई पार्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है और टूटने के बाद ये वाला पार्ट रिवर्स होकर के और फिर से इस पर अटैच हो जाता है। देन डुप्लीकेशन। अच्छा, इन्वर्जन जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, पेरीसेंट्रल और पैरासेंट्रल। पेरीसेंट्रल का मतलब ये होता है कि जो इन्वर्जन है उसमें सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द इन्वर्टेड पोर्शन सेगमेंट। जो इन्वर्टेड सेगमेंट पोर्शन है, जैसे ये वाला पार्ट हमारा इन्वर्टेड सेगमेंट है, यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है तो सेंट्रोमियर जो है वो इस पोर्शन की तरफ अटैच रहेगी, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इन्वर्टेड पोर्शन। और पैरासेंट्रल का मतलब इट इज शिफ्टेड इन दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ इन्वर्टेड पोर्शन। ये इसका एंड है तो ये इस जगह पर रहेगी। दिस इज पैरासेंट्रल म्यूटेशन। देन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब नाम से ही पता हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट होता है A, B और C, D, E और F, तो इसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है और अब इसका फॉर्म आ जाएगा A, B, देन C, D, E और F। ये जो डुप्लीकेशन है किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, टर्मिनल पोजीशन पर भी हो सकता है और इंटरकैलरी पोजीशन पर भी हो सकता है। तो इनके नाम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में कैसे चेंजेस आते हैं। डिलीशन, कोई पार्ट डिलीट हो रहा है। डिलीशन भी टर्मिनल पोजीशन से भी हो सकता है। टर्मिनल का मतलब ये वाला पार्ट डिलीट हो गया, या इंटरकैलरी पोजीशन से भी हो सकता है। इंटरकैलरी और इंटरस्टिशियल का मतलब बीच में से कोई पार्ट डिलीट हो जाता है। देन सेकेंड इज ट्रांसलोकेशन। एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट कट हो जाता है और ये कट पार्ट इसी क्रोमोसोम में नीचे अटैच हो सकता है या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर अटैच हो जाता है। देन इट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन का मतलब कि क्रोमोसोम का ये पार्ट पहले ब्रेक होगा, फिर ये रिवर्स होगा 180 डिग्री पर और वापस आकर के इस पे अटैच हो जाएगा, दैट इज इन्वर्जन। डुप्लीकेशन का मतलब ये जो क्रोमोसोम है इसी पर ही एक और पार्ट बीच में ऐड हो जाता है। तो इस तरह से म्यूटेशन चेंजेस होता है, क्योंकि कोई भी सेगमेंट
क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट, चाहे वो डिलीट हो, चाहे वो ऐड हो, चाहे उसकी पोजीशन चेंज हो, तो उससे उनकी फिजियोलॉजी अफेक्टेड होगी, जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्टेड होंगे और उसके कारण से चेंजेस आएंगे। अगर ये चेंजेस विजिबल होते हैं, फिनोटिपिकली अपीयर होते हैं, तो ये हार्मफुल हो सकते हैं। अदरवाइज रिसेसिव होने पर ये इतने शो नहीं होते और उस केस में ठीक है, नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर ये किसी भी कंडीशन में फिनोटिपिक चेंजेस अपीयर होते हैं तो ये डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने देख ही लिया सिकल सेल एनीमिया, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन।